जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। Hello friends, welcome to our discussion for preparation strategy for CDS Economics. Myself Ansar Haider. ये आप जिस हिसाब से CDS बाकी जगह पढ़ाया जाता है वहाँ पे इसलिए इम्पोर्टेंस नहीं होती क्योंकि हमेशा यही कंसीडर किया जाता है कि इकोनॉमिक्स में 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन इससे ज़्यादा नहीं आते। एंड इट्स अ फैक्ट कि हाँ बेसिक इकोनॉमिक्स से 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन ठीक, लेकिन जब आप करंट का कंटेंट उससे देखते हो, करंट के क्वेश्चन देखते हो, तो यही इकोनॉमी का जो पोर्शन होता है वो 19 to 20 क्वेश्चन हर हाल में आराम से पहुंच जाता है। यानी अगेन 19 से 20 क्वेश्चन अगर आप एग्जाम में गैम्बल कर रहे हो तो एक बड़ी चीज है, लेकिन हाँ एक अगर ये पोर्शन आपने बहुत अच्छे से तैयार कर लिया है तो डेफिनेटली एक अपर हैंड एज आपको जरूर मिलता है बाकी स्टूडेंट से जो कि इकोनॉमिक्स को उतना सीरियसली नहीं ले रहे या फिर फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, उतना कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि 6-7 क्वेश्चन आते हैं। ज्यादातर कोचिंग का भी यही मानना है। बट जिस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं, मैं फिर से वो चीज आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। जब मैंने बोला करंट अफेयर्स का पार्ट, तो स्ट्रैटेजी भी आपकी वैसे ही होनी है। क्या स्ट्रैटेजी कि करंट कंटेंट जब आप पढ़ते हो तो आपका इकोनॉमिक बेस्ड क्वेश्चंस उन्हीं करंट क्वेश्चंस करंट कंपोनेंट से ही निकाला जाता है। उसके बेसिक्स यानी कि जो स्टेटमेंट लिए जाते हैं वो उसके बेसिक इंफॉर्मेशन से लिया जाता है। ये यूपीएससी का नॉर्मल ट्रेंड है, चाहे सीडीएस एग्जाम हो, आईएएस एग्जाम हो, वो जो टॉपिक है जिस पे क्वेश्चन पूछना है वो करंट से आएगा। करंट में कोई न्यूज हुई, इकोनॉमी रिलेटेड, पॉलिटी रिलेटेड, ज्योग्राफी रिलेटेड, वो वहीं से उठाएगा वो टॉपिक। लेकिन जब उस पर क्वेश्चन फ्रेम करेगा तो जो स्टेटमेंट्स में उसकी इंफॉर्मेशन होगी वो बिल्कुल जो उसका बेसिक्स है उससे ही होता है। ठीक, तो ये चीज आप ध्यान रखें कि आपका करंट फॉर ग्रांटेड नहीं होना चाहिए, करंट फैक्चुअल नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि सर इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन कैसे की जाए, कौन से बुक्स, तो सबसे पहले मैं उनको यही बोलूंगा कि जब आप करंट पढ़ते हो तो कोशिश करें करंट के लिए कोई भी ऐसी मैगजीन, कोई भी ऐसा कंटेंट ना उठाएं जो आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ही सिर्फ प्रोवाइड करता है, क्योंकि करंट का मतलब सिर्फ फैक्ट्स नहीं है। करंट में एनालिटिकल प्रोसेस भी उतना ही इंपॉर्टेंस रखता है जितना कि कंटेंट, जितना कि फैक्ट्स। तो न्यूज़पेपर रीडिंग आप अपनी स्ट्रैटेजी, प्रोग्राम, प्रिपरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बना लें। न्यूज़पेपर रीडिंग आपको न केवल इकोनॉमिक्स बल्कि पॉलिटी, ज्योग्राफी, इवन साइंस एंड टेक के भी जो कंपोनेंट्स हैं उसको कवर अप करने में बहुत आसान कर देता है, क्योंकि अगेन ये सारे जो क्वेश्चंस आपके अलग अलग टॉपिक से आ रहे हैं वो लिए करंट से ही जा रहे हैं। आप इस चीज को इस तरीके से देखें, हिस्ट्री जो कि पास्ट में हुई है, लेकिन अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो हम अलग अलग इंपॉर्टेंट डेज सेलिब्रेट करते हैं, ओकेजन सेलिब्रेट करते हैं, पर्सनालिटीज जो हैं जो नेशनल मूवमेंट का पार्ट रही हैं उनसे रिलेटेड उनके बर्थडेज, उनकी डेथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं और वो चीज करंट का पार्ट हो जाती है। ठीक, देखिए हिस्ट्री भी आपका करंट से कैसे रिलेटेड है। जहां ही आपने करंट में ये चीजें पढ़ी, यूपीएससी फौरन उस पर्सनालिटी से रिलेटेड, उस इंसिडेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पुट अप कर देता है। लेकिन कंटेंट जो उठाता है वो हिस्ट्री का उसी जो भी इंसिडेंट हुआ, जो भी पर्सनालिटी है उसी से रिलेटेड होगा, लेकिन रेफरेंस उठाया करंट से। इसलिए आपकी पूरी सीडीएस प्रिपरेशन में करंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उसके लिए आपके पास न्यूज़पेपर्स बेस्ट सोर्स है। न्यूज़पेपर्स में इंडियन एक्सप्रेस, और द हिंदू। ठीक, मैं अगर एज अ टीचर आपको रिकमेंड करूं, सजेस्ट करूं, आई वोंट यूज द टर्म रिकमेंड हियर, आई विल से सजेस्ट करूं, तो मैं खुद इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता हूं। उससे पहले मैंने हिंदू 3 से 4 साल पढ़ा, नाउ आई शिफ्टेड टू इंडियन एक्सप्रेस। रीजन बीइंग सॉरी, आप जब प्रिपरेशन करते हो, ठीक, एक गवर्नमेंट एग्जाम की करते हो, ठीक, गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन से करने के लिए आप एक ऐसा न्यूज़पेपर उठाओ जो कि क्रिटिकल है गवर्नमेंट से, अगेंस्ट है गवर्नमेंट के या सेटअप के, क्योंकि द हिंदू पूरा लेफ्टिस्ट अप्रोच है। वहां पे आपको किसी भी पॉलिसी का बेटर पॉइंट्स नहीं मिलेगा, वो उसको क्रिटिसाइज करता हुआ मिलेगा। और इंडियन एक्सप्रेस जो है उसमें लिबरल्स भी लिख रहे हैं,
राइटिस्ट भी लिख रहे हैं, लेफ्टिस्ट भी लिख रहे हैं, सेंट्रलिस्ट भी लिख रहे हैं, और हर डायमेंशन की इंफॉर्मेशन आपको इंडियन एक्सप्रेस में मिलती है। यानी एक पर्टिकुलर टॉपिक, एक पर्टिकुलर पॉलिसी, एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट प्रोग्राम के ऊपर आपको उसके प्रोज भी मिल रहे हैं, कॉन्स भी मिल रहे हैं, चैलेंजेस भी मिल रहे हैं, बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं। वो चीज द हिंदू में नहीं मिलती। द हिंदू में आपको न्यूज मिल जाती है, ठीक। उसके अलावा जब आप एडिटोरियल पे जाते हो तो क्रिटिकल एनालिसिस होता है जो उसको क्रिटिसाइज करता है। लेकिन जब आप इंडियन एक्सप्रेस में आते हो तो वहां पे क्रिटिकल एनालिसिस भी है। कभी कभी कोई गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव का बंदा, एमपी, वो खुद एक आर्टिकल लिख रहा है किसी एक पर्टिकुलर पॉलिसी के ऊपर, उसको सेलिब्रेट करते हुए। फायदा यह होगा कि जब भी कोई गवर्नमेंट का बंदा किसी एक पर्टिकुलर पॉलिसी के बारे में कोई आर्टिकल लिख रहा है तो वो कम से कम 4 या 5 जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हुए हैं साथ में, उनको भी वहां मेंशन कर देगा। आपके लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन उसी आर्टिकल में अवेलेबल होगी। तो ये थोड़ा सा फायदा यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस में मिल जाता है। दूसरा, इंडियन एक्सप्रेस में एक एक्सप्लेन्ड सेक्शन बहुत अच्छा आता है। वो हर एक जोन से टॉपिक उठाता है, उसको एक्सप्लेन कर देता है, जो भी करंट का इशू है, चाहे वो आपका इकोनॉमिक्स से हो, चाहे वो पॉलिटी से हो, चाहे वो ज्योग्राफी से हो, चाहे वो साइंस एंड टेक का पोर्शन हो, इवन कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स के, जैसा मैंने बताया कि कैसे हिस्ट्री आप करंट से रिलेट करते हो, वो भी वो इंसिडेंट या पर्सनालिटी उठाता है और उनके ऊपर, उनकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स के ऊपर एक पूरा एक्सप्लेन सेक्शन दे देता है। इतना ज्यादा इंफॉर्मेटिव कंटेंट, इंफॉर्मेटिव आर्टिकल्स आपको और किसी न्यूज़पेपर में नहीं मिलता जितना इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन में मिल जाता। तो इसलिए मैं तो यही एडवाइस करूंगा कि इंडियन एक्सप्रेस पढ़े। बाकी कुछ द हिंदू की नॉलेज लैंग्वेज के साथ कुछ अच्छा अडेप्ट कर जाते हैं स्टूडेंट्स, तो उस वजह से द हिंदू आसान लगने लगता है। कुछ इंग्लिश इंप्रूव करते हैं तो उनको लगता है नहीं द हिंदू ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें ज्यादा टर्मिनोलॉजी यूज होती है, उसमें ज्यादा सिनोनिम्स एंटोनिम्स, वो अलग चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि इंडियन एक्सप्रेस में वो चीजें नहीं होती, बस वही है, टेस्ट की बात है। बट हाँ, अगर आप प्रिपरेशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो यस, इंडियन एक्सप्रेस आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बाकी आपके ऊपर अपना चॉइस है कि आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ें या द हिंदू पढ़ें। इकोनॉमिक्स में आता है। इकोनॉमिक्स के लिए एक आपकी ब्रांच होती है माइक्रो, एक होती है मैक्रो, ठीक। जहां तक माइक्रो की बात है, 2014 के बाद से माइक्रो का कंपोनेंट धीरे धीरे कम हो गया। इस साल जो आपका अभी नवंबर में एग्जाम हुआ 2021 CDS2, उसमें माइक्रो से सिर्फ 2 क्वेश्चन, इवन एक ही काउंट करूंगा कि भाई मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व के बारे में बात की, एक क्वेश्चन, उससे पहले वो भी नहीं था, एक क्वेश्चन। तो माइक्रो का वेटेज कम हो गया है, तो आप भी उतना प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी हिसाब से बनाए कि माइक्रो में ज्यादा ड्वेल ना करें। मेजर है मैक्रो, यानी ओवरऑल इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द कंट्री, जिसमें आप बैंकिंग पढ़ते हो, जिसमें आप प्लानिंग पढ़ते हो, जिसमें आप इकोनॉमिक ग्रोथ पढ़ते हो, जिसमें आप ग्रोथ और डेवलपमेंट का कंपोनेंट समझते हो, डिफरेंस समझते हो, जिसमें आप अपनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ते हो कि वर्ल्ड बैंक क्या है, IMF क्या है। तो ये मैक्रो का कंपोनेंट बढ़ गया है, क्योंकि ये सारी चीजें करंट से रिलेटेड है और करंट से ही क्वेश्चन उठाते हैं, तो इसलिए मैक्रो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन टॉपिक्स को पढ़ने के लिए आपके पास जो मेजर बेसिक सोर्स आता है वो आता है NCERT का। NCERT माइक्रो मैक्रो दोनों पे लिखी गई, ठीक। कुछ एक बुक है, जैसे ज्योग्राफी इकोनॉमिक एक बुक लिखी गई, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी एक बुक लिखी गई, वो भी NCERT है, क्लास 11th की है शायद वो डेमोग्राफी और उसके कंपोनेंट के बारे में बताती है। तो आप जब ज्योग्राफी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा इकोनॉमिक्स से, तो एक इकोनॉमिक ज्योग्राफी की जो NCERT है वो भी आपको पढ़नी चाहिए। वो आपका एग्रीकल्चर, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे आपकी पॉपुलेशन जो एक टाइम पे बर्डन थी, आज उसको डिविडेंड के तौर पर देखा जा रहा है, तो एक डेमोग्राफिक बर्डन के से मूव करके पॉपुलेशन डेमोग्राफिक डिविडेंड की तरफ आ गई। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं, यही कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनते हैं। ऐसा तो है नहीं कि कोई मार्स या फिर और किसी प्लैनेट से कुछ इंफॉर्मेशन लाके क्वेश्चन बना रहे हैं, नहीं, इन्हीं सारी बेसिक टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। इन्हीं सारी बेसिक टॉपिक से ही आपके करंट का या तो चैलेंजेस बनता है या तो फिर उसके कुछ फायदे एडवांटेजेस बनते हैं, और उन्हीं से फिर कंटेंट निकलता है, उन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो आपकी प्रिपरेशन CDS एग्जाम की यही होनी चाहिए कि करंट में जितना भी इवेंट हो रहा है उससे रेगुलर अवेयर रहे। कोई टर्म मिलता है उससे बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आपको वो टर्म मिलता है तो डेफिनेटली 2 मिनट का टाइम है, गूगल करें, जाने उस टर्म के बारे में, और आप देखेंगे कि उन्हीं में से एक आध टर्म आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि इस टर्म को की डेफिनेशन क्या होगी। जैसे अभी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का सीधे सीधे स्टेटमेंट था आपके एग्जाम में। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, हर दूसरे तीसरे दिन वो टर्म यूज होता ही होता है।
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। और वो अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की सीधी सीधी डेफिनेशन है, वही चौथा स्टेटमेंट उसने पूछा है, बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो आपने छोड़ दिया वही है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वही आपका आंसर हो जाता। तो जितनी भी प्रिपरेशन आपकी सीडीएस की है वो पूरी करंट बेस्ड है। मैं जहां तक अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं आपसे पेपर को देखने के बाद, अपने टीचिंग एक्सपीरियंस से, कि अगर कोई इंसान अपने आप को पूरी तरीके से करंट से अवेयर कर लेता है तो कोई भी जीएस का सब्जेक्ट है वो उससे छूटा नहीं होता। करंट से अवेयर करने का मतलब ये नहीं कि आप करंट अफेयर्स ही पढ़ते चले जाए, नहीं, करंट का पढ़ने का मतलब यह है कि करंट से, जैसे यूपीएससी करता है, करंट से रेफरेंस निकाला और उसके बेसिक इंफॉर्मेशन को, बेसिक नॉलेज को समझा, बेसिक किताबों से, बेसिक सोर्सेस। आपका बेसिक सोर्स हर सब्जेक्ट का यही है। ये एनसीईआरटीज कंपटीशन के लिए ही लिखी गई है, ये ध्यान रखें। जो आपको क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 में पढ़ना था वो आपने इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि उस टाइम आपने कंपटीशन के बारे में सोचा नहीं था। जब ऑल ऑफ अ सडन कहीं से हवा चली घर में, या फिर आपको कहीं से किसी दोस्त के थ्रू पता चला कि कंपटीशन जैसी भी कोई चिड़िया होती है, आपने डिसाइड कर लिया चलो मारने चलते हैं। और तब ही आपको याद आया कि भैया कंपटीशन में तो एनसीईआरटीज रिकमेंड कर रहे हैं। सोचो, एक ग्रेजुएट स्टूडेंट क्लास 6, 7, 8, 9 की एनसीईआरटीज पढ़ रहा है गैप देख रहे हो, यानी क्लास 6 में उसने क्या किया होगा, ये सोचने वाली बात। तो अभी आपके लिए बेसिक तो यही है कि आप एनसीईआरटीज पढ़ेंगे, उसका कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है। आपके घर में अगर कोई और छोटा भाई बहन, आपका रिश्तेदार प्रिपरेशन करता है, उनको भी रिकमेंड कराएं। ये एनसीईआरटीज ही सारे नेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन्स की जड़ है। बेसिक फाउंडेशन इन्हीं से बनना है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की बात की जाए। इररेस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट, दीज एनसीईआरटीज आर नॉट स्केपेबल। आप इनको नहीं छोड़ सकते, यही आपका फाउंडेशन बनाएगा। बेसिक स्ट्रैटेजी इकोनॉमिक्स की यही है कि एनसीईआरटीज को फाउंडेशन बनाएं, जो भी कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं उनके बेसिक नोट्स पढ़ें, करंट पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करें, करंट पे जितने भी टर्म्स आपको निकल के आते हैं उनका मीनिंग्स ढूंढें, उनके टर्म्स ढूंढें, उनको नोट डाउन करें, अपने नोट्स बनाएं। इससे बाहर और कुछ भी नहीं। आप आए दिन आईएमएफ का नाम सुनते हैं, लेकिन कभी भी उठ के आप ये नहीं सोचते कि चलो आईएमएफ के बारे में जान लें। तो ये बेसिक अवेयरनेस लैकिंग है प्रिपरेशन में। प्रिपरेशन में आपको कंटेंट की कमी नहीं होती, ये जो अवेयरनेस, ये जो जिसको बोलते हैं ना कि एक तरीके का आपके अंदर क्यूरियोसिटी होना चाहिए नॉलेज का, वो कम है, उसकी लैकिंग है, और इसीलिए प्रिपरेशन में लैक करते हो। तो वो अवेयरनेस, वो क्यूरियोसिटी डेवलप करो, अपने आप तुम्हारा पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा, उसके लिए अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं। सोचो, क्लास 6, 7, 8, 9, 10 में जब तुम थे, एनसीईआरटी सीरियसली नहीं पढ़ी, क्यों? क्योंकि अवेयरनेस नहीं थी, क्यूरियोसिटी नहीं थी नॉलेज की। जो सिलेबस था वो इसलिए था क्योंकि एग्जाम पास करना है, तुम भी उसी ओरिएंटेशन से पढ़ रहे थे, टीचर भी उसी ओरिएंटेशन से पढ़ा रहा था। किसी ने नहीं सोचा कि बच्चे को नॉलेज भी तो हो कि वो क्या पढ़ रहा है। इस बात पे आज तक हमारे एजुकेशन सिस्टम में, इररेस्पेक्टिव ऑफ द बोर्ड, किसी भी बोर्ड में हो, यूपी बोर्ड, आईएससी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, इस चीज पे दिमाग आज तक नहीं जाता कि जो एनसीईआरटी पढ़ रहा है बच्चा सॉरी, उसके जो कंटेंट है, उसके जो नॉलेज है, वो उस तक पहुंच रही है नहीं। क्योंकि बेसिक डायमेंशन क्या है, बेसिक ओरिएंटेशन क्या है? टीचर का ओरिएंटेशन है कि सिलेबस टाइमली कंप्लीट कराएं, बच्चे का ओरिएंटेशन है कि सिलेबस खत्म करके एग्जाम में क्वालिफाई करना है, मार्क्स, पासिंग मार्क्स लाने हैं या टॉप करना है, दैट्स इट। यही बेसिक डिफिशियंसी हमारे एजुकेशन सिस्टम में, जो आपको दोबारा इन्हीं क्लास 6, 7, 8, 9 की एनसीईआरटी पढ़ने पे मजबूर करेगा ग्रेजुएशन लेवल पे पहुंचने के बाद। ठीक, बुराइयां बहुत हुई, डिस्क्रिमिनेशन बहुत हुआ, जो हुआ सो हुआ। अभी वापस आते हैं कि भाई प्रिपरेशन के लिए आपको ये एनसीईआरटी पढ़नी है, कुछ स्टैंडर्ड बुक एस्टर्न वगैरह की है। क्वेश्चन पेपर जितने ज्यादा आप लगाओगे उतना ही आपका भला होने वाला। इवन अगर आप प्रिपरेशन में वीक हो, प्रिपरेशन में अभी आप उस लेवल तक नहीं पहुंचे हो, डेली 1 घंटा अगर आप क्वेश्चन पेपर पे दे रहे हो, आपका सीरियस एग्जाम कहीं नहीं है। हमारी सबसे बड़ी डिफिशियंसी ये होती है कि हम कहते हैं कि पहले प्रिपेयर कर लें, पहले किताब पढ़ लें, पहले कंटेंट तैयार कर लें, फिर क्वेश्चन पेपर। नहीं, अगर आप क्वेश्चन लगाओगे, या तो क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा। आ गया तो डेफिनेटली आपने अपनी नॉलेज यूज करी, नहीं आया तो डेफिनेटली आप जाके उस कंटेंट को दोबारा सर्च करो। ये भी प्रिपरेशन का ही पार्ट है। और बहुत सारे टॉपिक्स, क्वेश्चन नहीं, बहुत सारे टॉपिक्स रिवाइज हो जाते हैं। सेम टॉपिक पे ही क्वेश्चन दोबारा रिवाइज हो जाता है। वर्ल्ड बैंक से क्वेश्चन रिवाइज हो जाएगा, आईएमएफ से क्वेश्चन रिवाइज हो जाएगा, इन्फ्लेशन से, स्टैगफ्लेशन से कम से कम 3 बार क्वेश्चन रिवाइज हो चुका है कि स्टैगफ्लेशन क्या होता है। तो कंटेंट रिवाइज हो जाता है। तो इस कोशिश करें कि आपका डेली 1 घंटा आपके क्वेश्चन पेपर जो प्रीवियस ईयर है उनके साथ जाए। बाकी कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है किसी चीज का। अपने आप को लगातार एक्सप्लोर करते रहें, नई नई चीजें डेवलप करते रहें, अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में नया नया मोड़ लाते रहें खुद से। वेट मत करें किसी चीज का। और
क्वेश्चन पेपर के बेसिस पे मैं आपको बोलता हूं कि आपका सीडीएस एग्जाम बहुत आसानी से निकल जाएगा। फ्रॉम माय साइड आई थिंक इट इज मोर देन एनफ फॉर यू टू कवर एनीथिंग ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। सो इट्स बेटर कि इन्हीं चीजों को समझते हुए आप आगे बढ़ें और अपनी प्रिपरेशन को बेटर बनाने के लिए खुद अवेयर हो उस चीज के बारे में। थैंक यू। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।